प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। MQM में तब्दीलियां, क्या अल्ताफ हुसैन ने बगावत फिर कुचल दी? सिर्फ दहशतगर्द ही नहीं, सियासतदान भी सहाफियों को डराते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। एनर्जी बहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुतबादिल ज़राए क्या क्या हो सकते हैं? IPL फिक्सिंग केस, असद रऊफ भी ज़ेरे अताब, चैंपियंस ट्रॉफी के अंपायर्स पैनल से बाहर। एक बड़ी खबर वाशिंगटन से आ रही है। सदर ओबामा चंद घंटों के बाद अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ नई पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि मुस्तकबिल में ड्रोन हमले कम होंगे, सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका के लिए खतरा होंगे, जिन्हें पकड़ा ना जा सकता हो। इसके साथ साथ ड्रोन हमलों का इख्तियार CIA की बजाय अमेरिका की फौज को दिए जाने का इम्कान है, जिससे शफाफियत ज्यादा होगी, क्योंकि अमेरिकी फौज की कांग्रेस के सामने ज्यादा जवाब तलबी हो सकती है। ख्याल किया जा रहा है कि इस पॉलिसी से पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तादाद कम हो सकती है। और अब रुख करते हैं कराची का, जहां MQM में सियासी तूफान जारी है, जिसकी जद में आकर कई बुरज उलट गए। कराची की सियासत में एक हलचल मची हुई है। सारी नजरें 9-0 पर हैं। लोग जानना चाह रहे हैं वहां क्या हो रहा है। आखिर अचानक क्या बात होगी कि कायदे तहरीक को कराची लंदन की राब्ता कमेटियों और 9-0 की इंतजामी कमेटी को तहलील करके आर्जी कमेटी बनाना पड़ी। नई राब्ता कमेटी का चुनाव 25 मई को होगा। यकीनन MQM में मुख्तलिफ ग्रुप इस वक्त राब्ता कमेटी में आने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ होंगे। देखते हैं कौन सा ग्रुप जीतेगा। बाज लोगों के नजदीक अब तक की गेम में तो अल्ताफ हुसैन ही जीते हैं। तमाम तंजीमों को फारिग करके अल्ताफ हुसैन ने पार्टी में किसी भी मुमकिन बगावत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। चंद तजुर्बाकार लोगों के साथ नए लोगों की नई तंजीमों में शमूलियत होगी और फिर मुस्तकबिल करीब में कोई भी फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने पार्टी में सफाई के लिए किया है। चंदे के नाम पर रकम बटोरने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। बज़ाहिर पार्टी के मामला तो अल्ताफ हुसैन की मर्जी से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अदालतों और लंदन पुलिस के साथ जारी आंख मचोली का अंजाम क्या होगा, ये खुदा ही जाने। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अल्ताफ हुसैन के बयान पर कार्रवाई के लिए एक दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तों को दुरुस्तगी के बाद दोबारा दायर किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इस वक्त हम बात करते हैं कराची में। हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद में मारूफ तज्जिया निगार इम्तियाज गुल। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। अस्सलाम समी साहब। रेहान साहब, ये हमें अपडेट बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और यकीनन जैसे मैंने अर्ज किया कि जोड़ तोड़ जारी होगी ग्रुप्स के दरमियान, तो किस ग्रुप का पल्ला भारी नजर आता है? क्या समझते हैं आपके जो नई कमेटियां होंगी उसमें कौन लोग होंगे? देखिए समी साहब, पहली बात तो है कि MQM में जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स पहले जब बनाए गए थे, जो 92 में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो 93 में राब्ता कमेटी बनाई गई थी, उसको 11 साल बाद अल्ताफ हुसैन मुत्तहिदा कौम कायद है, उन्होंने उसको तहलील कर दिया, जिससे बात वाज़ेह हो गई है कि MQM में जो अल्ताफ हुसैन उनके कायद कहते रहे हैं कि शफाफ अब होते हैं लोग, जो करप्शन से पाक लोग चाहिए और जो करप्शन में पाया गया उनको हटाया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि ग्रुप्स कौन से लगे हुए जोड़ तोड़ में, इसके बारे में किसी को नहीं पता। MQM में कायद अल्ताफ हुसैन को ही पता है कि वो किसको लाना चाहते हैं। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि नहायत पार्टी से मुखलिस सीनियर कारकुनान जो हैं वो आगे आएंगे, जो पार्टी से नाराज़ होकर बैठ गए थे या किसी तौर पर पीछे हट गए थे इन हालात की वजह से। लगता है ऐसा कि हफ्ते को एक नया ये बताइए, आप क्योंकि कराची में हैं और मामला पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी, जो कमेटी नई बनेगी उसमें नए चेहरे ज़्यादा होंगे? नहीं, बिल्कुल नए चेहरे इतने नहीं होंगे, लेकिन पुराने लोग वो होंगे जो पहले चले गए थे, वापस आ गए, और जो सीनियर कारकुनान हैं जो साइड में हो गए थे किसी वजूहात की बिना पर, उनको कुछ लोगों से इख्लाफात हो गए थे, वो सीनियर लोग अल्ताफ हुसैन ने अपील भी की कि वापस आ जाएं, उनकी ज़रूरत है तंजीम में। लगता है ऐसा कि पुराने चेहरे भी होंगे, लेकिन नए कुछ ऐसे चेहरे होंगे कि लोग खुद हैरान होंगे। लेकिन इसके बारे में समीर साहब किसी को नहीं पता होता। जैसे आज MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने जो सबसे अहम रुकन थे मोहम्मद अनवर लंदन में कई सालों से मुत्तहिदा
मुत्तहिदा कौम के कायद अल्ताफ हुसैन के साथ थे, तमाम उनको मामला हटाया, तो बिल्कुल उनको दुरुस्त अलग फरमा अलग रहे के हैं। बाद हटा अच्छा, दिया गया। जी, आप रेहान, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके करीब जी आप हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर इम्तियाज़ गुल साहब को गुफ्तगू में शरीक करते हैं। जी गुल साहब, ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये फरमाइएगा कि इल्ज़ामात तो MQM पर बहुत अरसे से लग रहे थे मुखालिफिन की जानिब से कि कुछ लोग या भत्ता वसूल कर रहे हैं चंदे के नाम पर, लेकिन अचानक ये फैसला किया इलेक्शन के बाद अल्ताफ साहब ने, तो क्या वो जो इल्ज़ामात थे आप समझते हैं वो दुरुस्त थे? समी देखें, जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए खुल के बात करना मुश्किल होता है। गुज़िश्ता चंद माह से मुख्तलिफ रिपोर्टें सामने आई हैं। एक फ्रेंच स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट, बड़ी तफसीली रिसर्च रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने MQM को बुनियादी तौर पे मूरद इल्ज़ाम ठहराया कराची में भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसे जुराइम में। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ी, मेरा ख्याल है चंद घंटे पहले ही एक सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ एक बैन अक़वामी तंजीम है वाशिंगटन में बेस, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वली बाबर वगैरह का जिक्र किया गया है, जो द न्यूज़ ग्रुप से, जियो ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ था, और उसके कत्ल की जिम्मेदारी इस CPG यानी काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट ने बराह रास्त MQM पे डाली है। और उसमें लेकिन इम्तियाज साहब, ये तमाम चीजें हैं जिनका हमें एविडेंस नहीं मिला। ये इल्जामात तो जरूर हैं, लेकिन कोई एविडेंस हमें इसका नहीं मिला। नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ दो मुख्तलिफ इदारों की, दो मुख्तलिफ अफराद की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में, जिसमें MQM को मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया है। अब उसमें वो किस हद तक सदाकत है वो तो जाहिर है, जब एक आज़ाद फिजा हो और लोग आज़ाद हों तफ्तीश के अमल में, फिर ही उसका तयन हो सकता है कि किस हद तक ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। लेकिन बेसित मजमूई अगर आप देखिए कि ये सूरत हाल 1992-93 से बिल्कुल मुख्तलिफ है, 20 साल का अरसा गुजर चुका है। अच्छा, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फरमाइएगा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन अपनी जमात पर उनकी जो ग्रिप है वो मजबूत रहेगी, और अब कोई भी, क्योंकि नई तंजीम होगी, नए लोग होंगे, तो फैसलों को तो चैलेंज कोई नहीं कर सकेगा मुस्तकबिल करीब में? मैं इसके बिल्कुल उलट देखता हूँ, इट्स द अदर वे अराउंड, कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि इतना प्रेशर बढ़ा है अल्ताफ हुसैन साहब पे, MQM पे कराची में, और ख़ासतौर पर लंदन में जिस अंदाज में उनके खिलाफ शिकायत आई हैं, वो काफ़ी दबाव में आए हैं। उस दबाव के तहत वो ये फैसले कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इस दबाव में किए गए फैसले देरपा साबित होते हैं या नहीं? ये बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब। रेहान, ये बताइएगा कि ये जो सब वाकयात हो रहे हैं, वर्कर्स इसको किस नज़र से देख रहे हैं कराची में MQM के? देखिए, वर्कर जो इजलास हुआ था, पहले मीडिया को नहीं बुलाया, उसमें हमें रिपोर्ट्स मिली थी, मौसूल हुई थी, कुछ लोगों से राब्ते भी। उनका ही कहना था कि जी MQM के कायद जो वर्कर्स से कह रहे थे कि तमाम जो शिकायतें हैं अब हम 3 महीने बाद इसको हर 3 महीने बाद देखेंगे। वर्कर्स ने मुतालबा किया MQM के कायद से कि वो हर 3 महीने बाद जो हमारी शिकायतें वो खुद सुने। वो काफ़ी खुश है। उनका ये कहना है कि MQM के कायद ने पहली दफ़ा कारकुनों से ये कहा कि जी जो भी बातें होंगी अब खुल के होंगी, किसी राब्ता कमेटी के मेंबर को बोलने की इजाज़त नहीं थी, तंजीमी कमेटीज़ को तहलील कर दिया गया है, हमाद सिद्दीकी जो इंचार्ज उनको हटा दिया गया है, उनको पार्टी से निकाल दिया है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस जो कारकुनान की अहमियत है MQM में किस कदर है, बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेहान सिद्दीकी, जो कह रहे थे कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के इन फैसलों से जो MQM के कारकुन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अहमियत दी गई है, और अब राब्ता कमेटी की बजाय मुस्तकबिल के फैसले कारकुनों की मर्जी से होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सिर्फ दहशतगर्द ही नहीं, सियासतदान भी सहाफियों को डराते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सहाफत कोई आसान शोबा नहीं। अगर किसी को आईने में उसका असली चेहरा दिखाना यकीनन बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो सहाफ़ियों को सिर्फ दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद से खतरा था जो अगवा करते और मार पीट के फेंक देते, लेकिन अब तो बाद सियासी जमातें भी सहाफ़ियों को डराने और मारने में मुलव्वस हैं। ये हम नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि अब पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क बन गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और बाज़ सियासी पार्टियां, मजहबी ग्रुप सहाफ़ियों को डराने धमकाने में मसरूफ़ हैं।
इसी माह कोयटा में कालादम तंजीमों के बयानात शाया करने पर 7 अखबारात के मुदीरों और अमले के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। खबरें छापें तो हुकूमत नाराज, ना छापें तो कालादम जमातों का निशाना। आखिर करें तो क्या करें? पाकिस्तान में सहाफत और सहाफ़ी इतने आज़ाद नहीं जितना समझा जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी खावर नईम हाशमी साहब। खावर नईम हाशमी वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सहाफ़त की आज़ादी के लिए, जमहूरियत की आज़ादी के लिए इस मुल्क में कोड़े भी खाए। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच। एमनेस्टी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए बड़ा ख़तरनाक मुल्क है। कुछ बयान फरमाइए कि ये फिर कैसे होगा ये काम सारा आगे। समी, मैं ये जो रिपोर्ट एमनेस्टी की आज मैंने भी पढ़ी है, मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हुई कि अभी पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो अदारों का, सियासतदानों का, तंजीमों का, रियासती अदारों का जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनके टारगेट पे हैं। वरना लगता तो ऐसे है जैसे पाकिस्तान जो है वो ऐसे सहाफ़ियों के नरगे में आ गया है जो सहाफ़ी नहीं दुकानदार हैं। तो ये जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे सहाफ़ियों का मौजूद होना ये गनीमत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे जो इमेज है ऐसे सहाफ़ियों ने बचाया हुआ है कि जो सहाफ़त करते हैं, जुल्म बर्दाश्त करते हैं, कत्ल होते हैं। और जैसे ये गालबन जो एमनेस्टी है वो भी इन्हीं सहाफ़ियों की बात कर रही है जो सच बताते हैं और जुल्म बर्दाश्त करते हैं। और हम भी इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि वो लोग जो ये इस किस्म की बात करते हैं और वो जो एक आईना सही दिखाते हैं, अब उनके लिए तो काम बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनके लिए यकीनी तौर पर मुश्किल हुआ है। जैसे आपकी आज की रिपोर्ट में वली खान बाबर का जिक्र है या इसका अहमद मीर का जिक्र है या कुछ ऐसे ही बहादुर सहाफ़ियों का जिक्र है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बावजूद के वली खान बाबर के कातलों की निशानदेही हो गई, वली खान के कातलों को गिरफ्तार करने का रहमान मलिक ने दावा कर दिया, लेकिन पकड़े ना गए। अच्छा, मैं जी आप खबर साहब, यहाँ हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आलम साहब, सफमा के चेयरमैन और बड़े मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, कुछ फरमाइएगा, ये जो इतना मुश्किल काम हो गया है सहाफ़ियों के लिए, और अब तो सियासी जमातें भी इसमें मुलव्वस हो गई हैं जो डराने धमकाने का काम कर रही हैं, इस मसले का हल क्या है? इसका हल यही है कि हक़ इज़हार को माना जाए और ये जो जोहानिसबर्ग असूल हैं वो पढ़ाए जाएं, पुलिस को भी पढ़ाए जाएं, अफवाज को भी पढ़ाए जाएं और एजेंसियों को भी पढ़ाए जाएं, और वो सीखें कि भाई हक़ इज़हार का एहतराम करना कितना ज़रूरी है एक जमहूरी निज़ाम के लिए। और ये जो मामला है धमकियों का और दबाव का, आप देखिए कि हमारे लोग जो फाटा से रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ फाटा के इलाके में अब कुछ सहाफ़ी रह गया, सब या डेरा इस्माइल खान में हैं या बन्नू में हैं या पेशावर में शिफ्ट हो गए। इस तरह कराची से लोग कोई आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर भी तालिबान भी हैं और लिसानी तंजीमें भी हैं और मुख्तलिफ और भट्टा ग्रुप भी हैं और गैंग माफियाज भी हैं जिनकी आपस की लड़ाइयाँ भी हैं। वहाँ रिपोर्ट आप देखेंगे कि नहीं होता। हमने कॉन्फ्रेंसेस की कराची में कि बताएं, कोई नाम नहीं ले रहा था, सब इशारे कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। इसी तरह ये जो फिरका परस्त जमातें हैं ये भी सहाफ़ियों को धमकाती हैं और खुद तालिबान धमकाते हैं और उनकी तरफ से पैगामात आते हैं। और फिर आप देखिए एक बड़ी हेट मेल चल रही है, बड़ी कैंपेन चलती है, उनकी बड़ी पुष्पराही है लोगों की, जो मीडिया के लोगों के खिलाफ जो अपनी आज़ादाना पोजीशन रखते हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन चलती है। और मैं तो परेशान इस बात से हूँ कि इस मुल्क के सबसे बड़े जो अखबारी इदारे में वहाँ से कैंपेन चलती रही है आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ और रिस्क भी गई हैं। और इसके लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश होती रही है कि हक़ इज़हार में बंदिश लगे। जैसे भी आप देख रहे हैं YouTube अभी तक बंद है, कभी खुलती है कभी बंद होती है। इम्तियाज साहब, यही जो एमनेस्टी ने यही कहा है कि पहले तो कुछ ग्रुप्स थे लेकिन अब तो सियासी जमातें भी सहाफ़ियों को डराने धमकाने में मसरूफ़ हैं। तो सियासी जमातें हुकूमत में होती हैं, आती हैं, तो अब जो स्टेट है अगर वो खुद ही डराने धमकाने में लग जाएगी तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है।
मेरा ख्याल है कि हमें पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत को दोष नहीं देना चाहिए। उन पर काफी ज्यादा मीडिया ने खुलकर तनकीद रखी और काफी एक बड़े हिस्से ने मुखासमाना रवैया रखा, लेकिन उन्होंने मीडिया के लोगों पर कोई नाजायज हरबे इस्तेमाल नहीं किए और बिलअमूम उन्होंने एहतराम किया हक के इजहार का। हम उम्मीद करते हैं कि नई जो हुकूमत आई है जनाब मियां नवाज शरीफ की आने वाली है, वो भी इसका एहतराम करेगी। मैं कह रहा हूँ कि कुछ इलाके हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर के सहाफत यहाँ अभी आज़ाद नहीं है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा खावर साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तो दुरुस्त है कि जो मुख्तलिफ पार्टियाँ और ग्रुप्स हैं वो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती करते हैं, लेकिन हमारी सहाफ़त में भी, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पेशे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं सभी पहले ये बात करना चाहूँगा अभी कि जैसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया है कि सियासी जमातें जो हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में शरीक हो गई हैं। ये नई बात नहीं है। एग्जैक्ट 20 साल पहले मैं एक अखबार में जब न्यूज़ एडिटर था तो मेरे टेबल पे पिस्तौल रखी गई, नीचे मेरे गेट पे गोलियां चलाई गई और मुझे अपनी बात मनवाने के लिए वो फोर्स किया गया। ये जमात इस्लामी के बच्चे थे जो उनकी एक तंजीम है। आजकल तो वो काफ़ी संभल गए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये नई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था, फलां का अच्छा था। 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने अखबार से जो कारकुन निकाले थे, उन कारकुनों के निकाले जाने के खिलाफ जो तहरीक चली थी वो आज तक तारीख का हिस्सा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खावर नईम हाशमी साहब, वक्त कम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि ये जो हुकूमती पार्टियों की जानिब से जो दबाव है सहाफ़ियों पर, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। माजी में हर जमात हमें इसमें मुलव्वस नज़र आती है। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। एनर्जी बहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुतबादिल ज़राए क्या क्या हो सकते हैं? आज हर महफिल में, हर फोरम पर कुछ और ज़ेरे बहस आए ना आए, बिजली की लोड शेडिंग पर ज़रूर बात की जाती है। हालात की संगीनी का ये आलम है कि खजाना खाली है और फौरी रिलीफ की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। बिजली के मुतबादिल ज़राए की खोज जारी है और आज नवाज शरीफ साहब ने भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुतालबा किया है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इस नोयत की सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं, क्योंकि छोटे चीनी प्लांट से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं की जा सकती और न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा महंगी भी होती है। सुनने में यह भी आ रहा है कि बिजली के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदने का मंसूबा बनाया है। माशी माहिरीन के नज़दीक वक्ती तौर पर तो शायद इससे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन यह मंसूबा पहले से ही गिरती हुई पाकिस्तानी मईशत को बिल्कुल तबाह करने के मुतरादिफ होगा। आज जहां एक तरफ बिजली पैदा करने के इन सब मंसूबों पर गौर किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों का ख्याल है कि हम बिजली में बचत कर भी किसी हद तक लोड शेडिंग पर काबू पा सकते हैं। उनके मुताबिक अगर रोशनी के लिए LED लैंप्स इस्तेमाल किए जाएं तो इससे तकरीबन 3500 मेगावाट तक बिजली बचाई जा सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के बिजनेस डेस्क के इंचार्ज अनीसुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस। अनीस, ये सारा मामला लोड शेडिंग का और ये बातें हो रही हैं कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिर कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि ये तो मामला इसलिए बेहतर नहीं होगा कि वो बड़ी एक्सपेंसिव है और हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट भी नहीं दे सकती। सऊदी अरब से जो उधार पर तेल लेने की बात है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता से पेवस्ता जो हम आखिरी बात हमारी तो बात हुई थी, हमने मार्केट के हवाले से बात की थी। हमने कहा था गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े एक्टिव नज़र आते हैं मार्केट में जब से इंतखाबात के रिजल्ट सामने आए हैं। वो एक मज़ाहिया शायर हैं, मेरे ख्याल है ज़िया-उल-हक कासमी साहब ने इसको कहा है ना कि मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे उड़ता कोई और है। तो लगता है कि हमारे मुल्क के बारे में ख़बरें गैर मुल्कियों को ज़्यादा होती हैं। अब जब से ये बात खुलनी शुरू हुई है, रिपोर्टें आ रही हैं प्रेस के अंदर कि आप डेफर्ड पेमेंट पे सऊदी अरब से तेल लेंगे, तो फिर जाहिर है अब समझ में आता है कि उससे पहले ही गैर मुल्की जो है हमारी मार्केट्स में पोजीशन लेके क्यों बैठे हुए थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि इसकी दो साइड्स हैं, हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। क्योंकि अब जब हम किसी से बात करते हैं
वाज़े तौर पे, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो जाने वाली पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, वो कोई बहुत वाज़े आपको जवाब नहीं दे पाते कि इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है उसका हल क्या होगा। जो फौरी तौर पे एक पॉसिबल हल नज़र आ रहा था वो यही था कि आपके पास कहीं से तेल आ जाए, गैबी जो आप IPPs को दें, आप IPPs को दे दें, मुफ्त का वो तकरीबन आपके पास तेल हो। देखें ना, फर्ज करें आपकी 3 साल की डेफर्ड पेमेंट है, आपसे मैं कोई चीज़ 3 साल की डेफर्ड पेमेंट पे लेता हूँ, वो कैश तो मेरे पास रहेगा। अब उस कैश को मैं चाहे इन्वेस्ट कर दूँ, उस पर चाहे इंटरेस्ट खा लूँ, 3 साल के बाद अगर वो डबल नहीं होगा तो 60% हो जाएगा, तो मुझे तकरीबन मुफ्त पड़ गई। आप रिकॉल करें जब हमने एटमी धमाके किए थे 98 में, तो उस वक्त भी हमें ऑयल जो है मुफ्त मिला था डेफर्ड पेमेंट के ऊपर। मुफ्त उस तरह हो गया कि बाद में वो ग्रांट में तब्दील कर दिया गया, तो 3.5 तो अभी भी यही सोच रहे हैं हुक्मरान के शायद ये भी ग्रांट में शायद ग्रांट में, लेकिन अगर ग्रांट में अभी तो खैर हमें नहीं पता कि वो किन शराइत पर मिलेगा, अभी हमें वाज़े तौर पे बात नहीं पता, क्योंकि बातें सारी अभी हवा में, और हवा में हैं जो सोर्सेज आपके भी हैं जो मेरे भी हैं, वो ये बड़ी स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि मामला जो है हो जाएगा। और जो रिपोर्ट सामने आई हैं और आज जो टॉप लाइन रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है उसने बड़े अहम फिगर्स हमें दिए हैं। वो ये बता रही है कि आपको 1 साल में $7 अरब का इससे फ़ायदा हो सकता है, और कंसिडरिंग या अज्यूमिंग कि आपकी वो पेमेंटों की शराइत क्या होंगी हमें नहीं पता, और फिर 3 साल में आपको $21 अरब तक जो है आपके पास आ जाएंगे। तो आप कहाँ IMF के सामने 4-5 अरब के लिए परेशान होते फिरते, उनकी आप शर्तें मानते। आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा अगर ये डेफर्ड पेमेंट पर हमें ये तेल मिल जाता है तो वक्ती तौर पर तो फिर एक रिलीफ मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए ना, आपकी जो इम्पोर्ट बिल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑयल है। फर्ज करें आप IMF के पास चले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं, आप $5 अरब ले लेते हैं। $5 अरब का आपने करना क्या है बाद में? आपने तेल इंपोर्ट करना है। अच्छा अनीस, ये बताइए कि ये जो एक बड़ा एक मामला है IPPs का, और जब इलेक्शन कैंपेन थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि ये लूट के ले गए, और बहुत सारे लोगों की जानिब से डिमांड थी कि जो उनके साथ मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी शिक्कें ऐसी हैं जिन पर उन्होंने अमल दरामद करना था वो पूरी नहीं की, और ये एक पाकिस्तान की हुकूमत के पास मौका है कि वो इस सारे टैरिफ के मामले को वो देख ले और जो बिजली की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम कर ले। मुमकिन है ये? बहुत मुमकिन है, इसलिए कि जो मुआहदे किए जाते हैं वो ख़ास मुद्दत के लिए किए जाते हैं। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ। बहुत सारे IPPs के मुआहदे ऐसे हैं या ऐसे होंगे जो अपनी एक खास मुद्दत को पूरी कर चुके हैं, जो रिवीजन का टाइम इनका 30 साल के मंसूबे हैं, अभी उनका बड़ा टाइम है। बहुत सारी रिवीजन, लेकिन बहुत सारे रिवीजन देखें ना, बहुत सारी रिवीजन सिर्फ टाइम फ्रेम पे नहीं होती, बहुत सारी रिवीजन मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पे होती है, परफॉर्मेंस पे भी हो जाती है, के ऊपर हो जाती है। आपने प्राइस अजम्पशंस कर रखी होती हैं बहुत जगह पे, वो नहीं होती। आप याद करें जब 98 के अंदर हुआ था तो इन लेवल्स के ऊपर आपकी ऑयल प्राइसेस नहीं होती थी, ना इस लेवल्स पे आपके मार्जिन होते थे। फिर जाहिर है उनका भी मसाइल है। अच्छा इसका ये बताइएगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस सारी चीज़ों को स्क्रैप करती है, इसको देखती है, रिव्यू करती है, तो ये कहा जाता है कि उससे जो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके आनी है वो डिस्करेज होगी। मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। उसका मसला ये है कि यहाँ पर आपके अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी IPP से बहुत सारा पैसा निकला है, आपको याद होगा। उसका मतलब ये है कि गैर मुल्की इन्वेस्टर पहले ही थोड़े से परेशान हैं, और आपने देख लिया पिछले 5 साल के दौरान में किस तरह गैर मुल्की सरमायाकारी निकल रही है। अगर हम अपने पुरानी दौरों की हुकूमत के किए हुए मुआहदों को ऑनर नहीं कर सकेंगे तो प्रॉब्लम आपके लेकिन अगर ऐसे मुआहदे जिनमें पाकिस्तानी अवाम के मफादात को नहीं मद्देनजर रखा गया, या दूसरी पार्टी ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की कोई शरायत पूरी नहीं की, फिर तो हम देख सकते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस तरह के मुआहदों के अंदर रिवीजन की आमतौर पर गुंजाइश होती है, जिसके एक से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर आपने बयान किया परफॉर्मेंस वाइज, उनको भी आपके साथ मसाइल होंगे। ये जो सर्कुलर डेट का इशू है वो भी शायद कई जगहों पे आपकी रिवीजन चाहें, कई जगहों पे शायद वो आपकी गारंटीज चाहें। तो अभी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हल तलब हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हल किए जा सकते हैं। एक बिजली की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने के लिए ये भी कहा जाता है कि मुतबादल ज़राए आप तलाश करें। उसमें बड़ी आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि LED लैंप्स जो हैं वो तकरीबन 80% उससे बिजली बचत हो सकती है। तो लेकिन उसकी जो वन टाइम कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये मंसूबा क्या यहाँ पर काबिल अमल हो सकता है कि जिसमें वन टाइम कॉस्ट लोग विलिंगली पे करेंगे? देखिए, आपको ये देखना है कि आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है। क्या आपकी प्रेफरेंस सिर्फ जनरेशन है, या आपकी प्रेफरेंस जनरेशन के साथ सेव करना भी है? मेरा ख्याल है जो इंटेलिजेंट हल है वो ये है कि जनरेशन बढ़ाएं, और आप यहाँ पर अपना जो जनरेट अब बाकायदा बिजली ज़ाया हो रही है उसको सेव करने की तरफ आएँ। LED एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज नहीं तो कल आपको उसे एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और जब हम इमरजेंसी में आ गए हैं तो इमरजेंसी मैटर्स के अंदर इमरजेंसी इक़दाम लेने में कोई हर्ज नहीं होता। आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तानी अवाम जो पिसे हुए हैं, जिनकी बाइंग पावर मुतासिर हुई भी है,
उनको कन्विंस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसमें कन्विंसिंग से ज्यादा ये है कि उसकी कॉस्ट है। अगर गवर्नमेंट कोई उसमें सब्सिडी दे उन्हें या उनको हेल्प करे, आपको एक पुराना मंसूबा याद होगा, इसी तरह के मंसूबे पावर जो हम बात करते हैं एनर्जी सेवर्स के, इस तरह के देखिए मंसूबों के ऊपर इस तरह की जो है ना वो शकूक शुबहात हमेशा जन्म लेते हैं, और पैसा आता किसी और मकसद के लिए चला कहीं और चली जाता है। तो ये सब्सिडी वाले जो है ना ये मामले हमेशा मशकूक भी रहते हैं और इसमें बड़ा मुश्किल है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। जो हमारी हिस्ट्री है आज तक, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये मुश्किल होता है मेंटेन करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने कहा कि जनरेशन के साथ अगर आप सेफ्टी की तरफ जाते हैं, सेफ्टी से मेरा मतलब है कि आप कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, कंजम्पशन अपनी कम करने की तरफ जाते हैं, तो ही आप कोई हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, जो कह रहे थे कि बड़ा अहम मामला है, इसको बड़े गौर से और बड़ी संजीदगी से इसका हल करना होगा। लेकिन एक हल जो नज़र आता है वो यही है कि एक तरफ आप इसकी जनरेशन को बढ़ाएं और दूसरी जानब एनर्जी को सेव करने के जो मंसूबे हैं उनको भी अमली शक्ल देने की ज़रूरत होगी। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। आईपीएल फिक्सिंग केस, असद रऊफ भी ज़ेरे अताब, चैंपियंस ट्रॉफी के अंपायर्स पैनल से बाहर। एक वक्त था जब पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता था, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कहिए या हमारे अपने अमाल, आज हर जगह हमें शक की निगाह से देखा जाता है। अभी चंद दिन हुए पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का एक भारतीय मॉडल के साथ स्कैंडल खबरों की जीनत बना रहा, और आज सुनने में आ रहा है कि वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस हो सकते हैं। शायद असद रऊफ का कुछ कसूर हो, लेकिन लगता है उनका बड़ा कसूर पाकिस्तानी होना है, जिसकी आज उन्हें सजा दी जा रही है। आईसीसी हुकाम का कहना है कि असद रऊफ का नाम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में ज़ेरे बहस है, जिसकी वजह से वो जून में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अंपायरिंग नहीं कर पाएंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कह रहे थे कि अंपायरों के मामला से बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आम ख्याल तो यही है कि क्रिकेट से मुतालिक तमाम मामला पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ही देखता है। आईसीसी का दोहरे मेयार आज सबके सामने है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पीसीआईबी आईसीसी के इन इकदामात के खिलाफ किसी इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपने असद रऊफ का मामला सारा देखा, ये बयान फरमाइएगा कि क्या मजबूत शहादतों के बगैर सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी को टूर्नामेंट से बाहर निकालना ये दुरुस्त कदम है आईसीसी का? ये जैसे आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, जो आपका बयान है उसके लिहाज से ये यकीनन दुरुस्त कदम नहीं है, लेकिन अगर इसकी मामले की तह में जाया जाए और इसकी तफसीलात हासिल की जाएं तो यकीनी तौर पे इंडियन जो पुलिस है उन्होंने आईसीसी को ऐसी शहादतें जी खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें इंडिया से मारूफ सहाफ़ी जावेद अंसारी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब। जावेद साहब, ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पाकिस्तानी अंपायर को निकाल दिया गया है और वो चैंपियंस ट्रॉफी की अंपायरिंग नहीं कर सकेंगे। क्या फरमाइए, क्या फरमाते हैं आप इस पर? देखिए समीर साहब, पहले तो इनको हटाया आईसीसी ने है, बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा ये कि दारा सिंह के बेटे जो बिंदु पकड़े गए हैं, उन्होंने अपने बयान में इनका नाम लिया है असद रऊफ साहब का, और उनका कहना था कि इनके भी कुछ लोगों से, कुछ बुकी से जो इसमें मुलव्विस है, उनसे कुछ ताल्लुकात हैं। मुंबई पुलिस ने हो सकता है इनसे पूछताछ करे, इनसे तफ्तीश करे। इसलिए आईसीसी ने बेहतर समझा है कि क्योंकि ये शक के दायरे में है, जब तक ये इस बात की बुनियाद पर वो लोग पहुंच नहीं जाते, पूरी तरीके से उसकी तहकीकात नहीं जाती, बेहतर यही होगा कि इनको फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से हटा दिया जाए। ये एलीट पैनल से नहीं हटाए गए हैं और पूरे इम्कानात हैं कि एक बार अगर इनको ये क्लियर हो जाए, इनोसेंट करार दिए गए, तो इन्हें फिर वापस आईसीसी अपने पैनल ऑफ एम्पायर्स में रखेगा। अच्छा जावेद साहब, एक मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमने ये देखा है कि आईसीसी जब कोई एक्शन लेती है तो उसमें पाकिस्तानी तो प्लेयर्स के खिलाफ फौरन एक्शन हो जाता है। अभी
जो इंडिया के प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ बड़ा एविडेंस है, उनके खिलाफ आईसीसी की जानिब से जहां तक मेरी मालूमात हैं कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह है कि इंडियन बोर्ड और इंडियन प्लेयर्स का जब नाम आता है तो आईसीसी हमें कुछ खामोश सा नजर आता है? समी साहब, अभी तो देखिए ये गिरफ्तार हैं, इनकी रिमांड आज खत्म हुई है। सबसे पहले तो बीसीसीआई जो होस्ट कंट्री का बोर्ड होता है, बीसीसीआई इन दिस केस, बीसीसीआई उन पे एक्शन लेगा। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट एक्शन आईसीसी उसको फॉलो करेगा। आईसीसी ने बहुत से इंडियन प्लेयर्स को पहले बैन किया हुआ है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को बैन किया है बीसीसीआई। वो बैन बीसीसीआई वाला बैन कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बावजूद भी आईसीसी ने अभी बैन रखा हुआ है। और भी 2-4 इंडियन प्लेयर्स हैं जिन पे पहले बैन लग चुका है। इसलिए इसमें इंडिया और पाकिस्तान के नजरिए से इसको देखना मेरे समझ से मुनासिब नहीं होगा। जावेद साहब हमारे साथ ही रहिए। खालिद महमूद साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो सारा मामला है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है बोर्ड का, और क्योंकि ये तो उस पर वो कोई बात ही नहीं करेंगे। आप समझते हैं ये सही है उनका कहना? देखिए, ये जैसे भी हमारे किसी खिलाड़ी पे या किसी ऑफिशियल पे कोई मसला बनता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का रवैया, और जैसे जावेद साहब अभी आपसे बात कर रहे थे, वो सही मामला है। पहले जो क्रिकेट बोर्ड है उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, और यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड भी कोई एक्शन लेता नज़र पहले नहीं आया, क्योंकि जो भी कुछ किया है वो मुंबई की पुलिस ने किया है। ये पुलिस की कार्रवाई है। उसके बाद ज़ाहिर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी हरकत में आया है। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी सिस्टम हैं विजिलेंस के और मॉनिटरिंग के और सर्विलेंस के, उनकी नाकामी इससे ज़ाहिर होती है। जहाँ तक हमारा मामला है और असद रऊफ साहब का मामला है, वो बहरहाल एक ऑफिशियल हैं और इंटरनेशनल अंपायर हैं। जहाँ इंटरनेशनल अंपायर का सवाल पैदा होगा वहाँ आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन यकीनन बन जाती है। और आईसीसी का जो इकदाम है वो उन्होंने सिर्फ फ़िलहाल ये किया है कि इसको चैम्पियन ट्रॉफी में जो भी इनकी असाइनमेंट या ड्यूटी थी उससे हटा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ऑफिशियल पे एक संजीदा किस्म का इल्ज़ाम लगे, जैसे कि अभी ये बता रहे थे किसी एक्टर जो है पकड़ा गया, उसके बेटे ने उसने इल्ज़ाम लगाया है, तो अगर इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो फिर एहतियात का तकाजा तो यही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में किसी किस्म की ड्यूटी सरअंजाम ना दे। लेकिन चूंकि वो हमें ज्वाइन किया है खालिद साहब, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़का साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़का साहब, ये जो असद रऊफ का मामला है, भले ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दायरा अख्तियार में नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट से इसका ताल्लुक तो है, वो पाकिस्तानी अंपायर हैं, तो आप ये नहीं समझते कि इस मामले में आपकी मुदाखलत होनी चाहिए? नहीं, हमारी मुदाखलत नहीं हो सकती, बिकॉज उसका पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आईसीसी के पैनल पे थे और आईसीसी ने ही उनको भिजवाया था वहाँ पर भारत में आईपीएल में एम्पायरिंग करने के लिए। अच्छा ज़का साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम गई हुई है खेलने के लिए, अब ये पाकिस्तानी अंपायर का मामला आया, उनके मोरल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपकी बात हुई टीम के मैनेजर से या कुछ खिलाड़ियों से? नहीं, बिल्कुल मोरल पे नहीं फर्क पड़ेगा। हमारी टीम जो है बड़ी हाई मोरल में है। आज भी देखें उनके जो आयरलैंड के साथ मैच हुआ है उसमें हफीज की 100 एंड समथिंग वो खेल रहे थे, 80 या कितने 122 पे वो खेल रहे थे और नॉट आउट हैं और बड़ी हाई मोरल में है हमारी टीम। और इसी तरह दूसरे भी जो जितने प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, बड़ी अच्छी उनकी अच्छी आप कह रहे हैं। अच्छा ज़का साहब, ये फरमाइएगा कि एक ये भी तासुर है कि आईसीसी में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जो मामलात हैं उनको इतनी ज़्यादा शिद्दत से नहीं उठा पा रहा और गालबन इंडियन इन्फ्लुएंस आईसीसी में ज़्यादा है। इंडियन अगर आप देखें तो देखिए जी, इंडिया की जो एक स्ट्रेंथ है उसकी इकोनॉमिक मार्केट है। इंडिया के पास जो उनकी अपने मुल्क की भी एक फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद जो इंडिया के मैचेस की जो मीडिया राइट्स आप देखें तो एक उनका जो मैच है वो $20 मिलियन से पहुंच जाता है। तो ये उनकी जो मतलब उस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया खुद ही समझता है कि जो
आईसीसी के टूर्नामेंट हो रहे हैं, जितने वहाँ पर होते हैं, अगर इंडिया बीच में ना हो तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। और लिहाजा जो स्ट्रेंथ आती है वो तो आती है अपनी उसकी जो एक वैल्यू है किसी भी टीम की, और उनकी जो स्ट्रेंथ है पीछे, और अपने मुल्क की इनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़का अशरफ साहब, खालिद महमूद साहब आपका भी शुक्रिया, और जावेद अंसारी साहब आपका भी शुक्रिया। ज़का अशरफ साहब कह रहे थे कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है या जो उसका इन्फ्लुएंस है वो उसकी हैसियत की वजह से है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और कल आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।